नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रलोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्रलोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब न करते हुए आपको सीधा तंत्रलोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिखर मिश्रा है और पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और पिछले 10 सालों से गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूं, जिसके चलते मैं यहां अपनी पत्नी रिचा और बेटे विक्की के साथ सेटल हूं। साथ ही रिचा भी एक ऑफिस में क्लर्क का काम करती है। अब यहां पर मेरी जिंदगी काफी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान कोई बुरा काम करता है तो उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है, और कभी कभी तो उसके कर्मों का फल उसके बच्चों तक को भी भुगतना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ एक बार मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ था वो सच में इतना ज्यादा डरावना और भयानक था कि आज भी जब कभी मुझे वो सब याद आ जाता है तो मैं कई रातों तक सो नहीं पाता हूँ। दरअसल मेरी जिंदगी एक तयशुदा लकीर पर चल रही थी। सुबह ऑफिस चले जाना, शाम को थक कर लौटना और वीकेंड्स पर नेटफ्लिक्स पर मूवी देखना, बस यही रूटीन था मेरा। वैसे मैं अपने गांव भीलसर को भी बहुत याद करता था। वहां की मिट्टी, हवाएं, कुएं की ठंडी दीवारें और दादी की कहानियां। पर ये सब अब जैसे किसी और ही जन्म की बातें लगने लगी थीं। पर एक दिन अचानक से मेरे पास एक फोन आता है, और उस दिन उस एक फोन कॉल ने मेरी पूरी दुनिया बदल कर रख दी थी। दरअसल एक बार जब मैं किसी ऑफिस मीटिंग में था तो उसी ऑफिस मीटिंग के बीच फोन वाइब्रेट हुआ और चमकती हुई स्क्रीन पर मम्मी का नाम देखकर मैं बाहर निकल कर आ गया। लेकिन फोन उठाते ही उधर से माँ की घबराई और कांपती हुई आवाज आई, बेटा दादी नहीं रही। ये सुनते ही मुझे एक धक्का लगा। मैं बिल्कुल सुन्न सा रह गया था। उस वक्त अपनी मम्मी से कहने के लिए मेरे मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकले। बस वो बात सुनते ही आंखों के सामने मुस्कुराती हुई दादी का चेहरा लहराया, जो आखिरी बार वीडियो कॉल पर दिखाई दी थी, जब उन्होंने कहा था, अब गांव आ जा लल्ला, तेरा कमरा इंतजार कर रहा है। दरअसल दादी का और मेरा रिश्ता बहुत ही प्यारा था। अपने सारे पोते पोतियों में वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करती थी। इसका भी एक रीजन था। उनके सारे पोते पोतियां उनके पास इतना नहीं रहे जितना मैं रहा था। मेरे चाचा के बेटे बेटियां शुरू से ही दिल्ली में रहे। उन्होंने बहुत ही कम दादी को देखा था। इसी प्रकार मेरे ताऊ ताई के बेटे बेटी भी चंडीगढ़ में रहे थे। जब इंसान पास में नहीं रहता तो उसका उतना लगाव नहीं होता है जितना पास रहने वाले इंसान से होता है। वो मेरे दिल के करीब थी। कह सकते हैं दादी और पोते से ज्यादा दोस्तों जैसा रिश्ता था। जैसे दोस्तों का रिश्ता होता है, उनसे हम सारी बातें कर सकते हैं, उनकी सारी बातें सुन सकते हैं। वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी और रात को अपने पास लिटाती थी और ढेर सारी कहानियां सुनाती थी। हालांकि गांव जाने के लिए अभी फुर्सत नहीं थी, ना ही छुट्टी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी ले लेता हूं। मैं दादी के अंत्येष्टि कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। मैंने ऑफिस से 15 दिनों की छुट्टी ले ली और गांव जाने के लिए अपनी पैकिंग करने लगा। उसी शाम मैं गांव के लिए निकल पड़ा। मेरा दिल जैसे खाली सा लग रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा, बिना दादी के घर कैसा लगेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सच में अब दादी नहीं मिलेंगी। मैं घर पहुंचा तो घर से लेकर बाहर तक रिश्तेदारों की भीड़ थी। उनके शरीर फूलों की मालाएं छड़ी हुई थीं। सिरहाने लगी हुई धूप बत्ती की गंध फैली हुई थी और रोने की आवाजों से गम का माहौल था। दादी के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और शांति थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे सो रही थी। मैंने दादी के पैर छुए। उनका शरीर ठंडा था पर चेहरा शांत था, जैसे कुछ कह रही हूं। अगले कुछ घंटों में मैं कुछ कुछ संभला। तब तक मेरे चचेरे और तेरे भाई भी पहुंच गए। नीलेश मुंबई में फिल्म एडिटर हैं, वरुण पुणे में कॉरपोरेट ट्रेनर हैं और संजय बैंक में मैनेजर हैं, और अमन अभी इंजीनियरिंग कर रहा है। इनमें नीलेश और वरुण ताऊजी के बेटे हैं
और संजय अमन चाचा जी की बेटे हैं। और भी कुछ रिश्तेदार आने वाले थे। उनका इंतजार हो रहा था। जब वे लोग आ गए तो उनकी अर्थी उठी और शाम तक अंत्येष्टि भी हो गई और दादी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं बहुत दुखी था। मैंने किसी से ज्यादा बात नहीं की और ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं। मैं अभी अकेला रहना चाहता था। मैं अपनी दादी को याद करता रहा। बहुत सारी चीजें थी जो उनसे जुड़ी हुई थी। उस रात मैं छत पर लेटा था। हालांकि घर में सब लोगों ने छत पर लेटने के लिए मना किया था और कहा था कि तुम्हारी आदत छूट चुकी है, तुमको यहाँ सर्दी हो जाएगी। शहर से आए हुए सभी भाई लोग अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। मैं गांव में बहुत दिनों के बाद आया था, इसलिए गांव की खुली हवा का आनंद लेना चाहता था। छत पर चांदनी फैली हुई थी और मैं कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। अचानक किसी औरत के रोने की धीमी धीमी आवाज मेरे कानों तक आई। शुरुआत में तो मैंने सोचा पड़ोस में कोई पारिवारिक झगड़ा होगा, लेकिन आवाज तेज होती गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था जो मैं और देर तक नहीं सुन सका। किसी औरत की सिसकियों से भरी वो आवाज सीधी मेरे सीने तक उतर आई। मैंने अपने हेडफोन उतारे और ध्यान से सुना कि आवाज किस तरफ से आ रही थी। इतनी रात को ऐसी आवाज सुनकर मैं चक्कर में पड़ा हुआ था कि भला कौन हो सकता है। जब मैंने ध्यान लगाया तो मालूम हुआ कि ये आवाज पुराने मकान की तरफ से आ रही थी। मुझसे रुका नहीं गया। मैंने सोचा कि देखूं तो आखिर क्या बात है। मैं धीरे से छत से उतरा, मोबाइल की टॉर्च जलाई और घर का दरवाजा खोलकर बाहर चल दिया। घर में रिश्तेदारों की एक छोटी सी लड़की चिंकी जाग रही थी। उसने पूछा भी कि भैया कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं घर में सबको जगाकर कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता था। ये मेरे घर से कुछ दूरी पर था और बिल्कुल सुनसान सा था। आसपास किसी के घर नहीं बने हुए थे। पुराने मकान की चार दीवारी छोटी सी थी जो जगह जगह से टूटी थी। मैं उसको लांग कर अंदर पहुंच गया। मैंने देखा कि अंदर एक बड़ा सा कुआं था। उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी घास जमी हुई थी। देखने में वो सीन बहुत ही भयानक लग रहा था। मैं कुएं के पास पहुंचा। जो कुछ मैंने देखा उससे मेरी रीढ़ में ठंडी खौफ की ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने एक औरत को देखा। उसके लंबे खुले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। वो सफेद साड़ी में कुएं की मुंडेर पर बैठी थी। वो धीरे धीरे सिर झुकाए हल्के हल्के से हिल रही थी, जैसे रो रही हो। मैं कांपता हुआ पीछे हटने ही वाला था कि उसने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें गड्ढों सी काली थीं, चेहरा पीला और भयानक था, और फिर मेरे देखते देखते वो कुएं में कूद गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो मैं अपने घर के पलंग पर था। मम्मी पापा, चाचा, ताऊ और भाई सब मेरे चारों ओर थे। मेरे मम्मी पापा के चेहरे से चिंता झलक रही थी। जब मुझे होश आया तो उनके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। मम्मी ने लपक कर पानी का गिलास उठाया और मुझको पानी पिलाने लगी। पापा ने मुझसे पूछा, शिखर तुझे क्या हुआ था? तू तो पुराने घर की तरफ पड़ा हुआ था। हमें तो पता भी नहीं चलता। वो तो तुझे चिंकी ने वहां जाते हुए देख लिया था, तो उसी ने जाकर हमें बताया था। तभी हम लोग वहां तुझे देखने गए। वहां तू मुझे बेहोश पड़ा मिला। मैंने हिम्मत जताकर उन्हें सारी बात बताई। इस बात को सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा। फिर ताऊ बनावटी हंसी हंसकर बोले, अरे तू तो पढ़ा लिखा हुआ है, तुझे पता है वो बंद मकान पड़ा हुआ है, वहां बहुत सारी जहरीली गैसें जमा हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। तू वहां करने भी क्या गया था? आगे से ऐसी उलझुल हरकतें मत किया कर। अब तेरे भाई आए हुए हैं, उनकी कंपनी में रह, उनसे बातें कर। मैंने हामी भरी और कहा, ठीक है ताऊ जी, अब ऐसा ही करूंगा। मेरी बात सुनकर सब लोग संतुष्ट हो गए। रात काफी हो चुकी थी। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। अब घर का माहौल नॉर्मल था। अगले दिन घर में कर्मकांड से संबंधित गतिविधियां चल रही थीं। मैंने अपने खानदान के लोगों से मिलने का फैसला किया। मजबूरी में ही सही। बहुत दिनों के बाद गांव में आना हुआ था। शहरी भागदौड़, मेट्रो की भीड़ और मोबाइल की टनटनाहट से घिरा मैं ऊब चुका था। इसलिए मैं गांव में घूमने लगा। गांव मेरे दिल में बसा हुआ है। अब शहर की बात ले लो। जब जब मैं शहर में थक जाता था, तब मेरे दिल और दिमाग में गांव की सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू उठने लगती थी। मैं अपनी एक चाची के घर जा पहुंचा। बातों बातों में मैंने अपने पुराने मकान के बारे में जिक्र छेड़ दिया। चाची ने उसके कुएं के बारे में बताना शुरू किया कि ये कुआं कभी पूरे गांव के लिए मीठे पानी के लिए जाना जाता था। फिर तुम्हारे एक चाचा की मौत हो गई।
उनकी बीबी और बच्चा भी मर गए। सुना जाता है कि उन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आई कि अगर तुम्हारी चाची ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी तो उनका बेटा क्यों डूबा। ये राज की बात है। लेकिन फिर उसके बाद से काकी यानी तुम्हारी दादी दुखी रहने लगी। उनका मन उस मकान से ऐसा फिरा कि उन्होंने वो छोड़ ही दिया और नया मकान बनवा लिया। तब से वो घर बंद पड़ा है, अब तो खंडहर बन गया। उस दिन के बाद से वहां से किसी ने पानी नहीं भरा। अब तो वहां से किसी औरत की रोने की आवाज आती है। मैं भारी मन से वहां से लौट आया। फिर मैं अपने भाइयों से मिला तो जैसे बचपन लौट आया। वही पुरानी लड़ाइयां, वही हंसी ठिठोली और वो भूला हुआ ताश का खेल फिर जमने लगा। फिर हम सब लोग गांव भर में घूमते फिरते रहे। लेकिन हमारे पुराने मकान में जाने के लिए पापा ताऊ सब ने मना कर दिया था। कहावत है कि वर्जित फल हमेशा मीठा होता है। जिसके लिए मना किया जाए उसकी तरफ मन ज्यादा लपकता है कि आखिरकार क्या बात है, वहां जाने के लिए मना क्यों किया जा रहा है। हमारे चारों भाइयों के मन में उस मकान को लेकर एक अजीब उलझन चल रही थी। वे अब चारों उस मकान के बारे में सोच रहे थे। इसके लिए उन्होंने मुझे घेरा। शाम को हम सब भाई गांव के बाहर बने टीले पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक नीलेश हंसते हुए बोला, भाई अभी यहां कोई नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, वरना सबके सामने पूछता तो तेरा मजाक बन जाता। तू वहां उस पुराने मकान में बेहोश हो गया था तो तूने ऐसा क्या देखा था वहां। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए वरुण भी हंसने लगा। वो बोला, ये चुड़ैल को देखकर बेहोश हो गया। फिर अमन भी पीछे नहीं रहा। वो मेरी हंसी उड़ाते हुए बोला, क्या बात करता है तू यार, आज के डिजिटल जमाने में ऐसी बातें तो कहीं नहीं है। हद हो गई यार। संजय बोला, ये जरूर हॉरर मूवीज देखा होगा, तभी इसके दिमाग में गहरी जड़ तक भूत चुड़ैल जमे बैठे हैं। नीलेश चिढ़कर बोला, तुझे तो औरत होना चाहिए था औरत। अरे हम लोगों के बीच में रहा और मर्द बन। जिगर हमारे लोगों की तरह होना चाहिए। हम अंधविश्वास में जकड़े हुए नहीं हैं, समझे। हमें कहीं भी भेज दो और कहीं कुछ होने वाला नहीं है। हम इन बातों को नहीं मानते। भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा, नहीं यार, मैंने साफ साफ औरत को वहां देखा था। संजय ने हंसते हुए कहा, कौन सी मूवी की औरत थी वो, कौन सी हॉरर मूवी की चुड़ैल थी, जरा ये भी बता दें। सब जोर जोर से हंसने लगे। मुझे गुस्सा आने लगी। मैंने कहा, अगर इतने ही दमदार हो तो आज वहां जाकर दिखाओ, तब मैं तुमको मानूंगा। इस बात पर नीलेश, वरुण, संजय और अमन चारों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए एक सुर में कहने लगे, हाँ हाँ देख लेना, आज हम चारों जाएंगे और तू अपनी जान बचाकर बाहर खड़े रहना, समझा। और फिर हम तुझे बताएंगे कि वहां क्या है क्या नहीं है। मैंने भी जोश में आकर कहा, जो चीज है उसे तुम झूठला नहीं सकते और तुम पछताओगे। इस बात पर वे लोग जोर जोर से हंसने लगे। मैंने कह दिया, शर्त पक्की रही, आज रात को सबके सोने के बाद श्रापित कुन्ने के पास जाकर बैठना है तुम्हें। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम वहां गए हो। वे चारों बोले, तू बाहर खड़े रहना और हम एक एक ईंट कुएं में फेंकेंगे, उसकी आवाज आएगी तुझको, ठीक है। अब उनकी इस तरह की बातों से मैं नाराज तो था ही, अब मुझे और भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ठीक है, दिखाना अपनी बहादुरी। फिर हम लोग घर पर आ गए। रात में खा पीकर हम पांचों लोग छत पर जमकर बैठ गए, क्योंकि छत से हम आराम से बाहर जा सकते थे। हम सब लोग गप्पे हाँक रहे थे। अब घर में सारे लोग सोने लगे थे और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि थोड़ी और देर हो जाए, बिल्कुल सन्नाटा छा जाए। तब हम लोग निकले कि तभी एक औरत की चीख की आवाज आई, मत मारो, मुझे बचा लो। हम सब सन्न रह गए। अमन इस आवाज को सुनकर बोला, ये आवाज कहां से आई। अमन की बात का जवाब देते हुए वरुण ने उंगली से इशारा किया, ये तो उसी पुराने मकान से आवाज आई है जो हमारे बचपन में दादी वाला घर था, वो जो अब बरसों से बंद पड़ा है। मैंने घबरा कर कहा, वो घर तो वीरान पड़ा है ना, वहां कोई रहता भी नहीं। उसी में तो मैं गया था यार, और तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। अब सुन लो आवाज को। मेरी इस बात को सुनकर उन लोगों का घमंड फिर से जाग गया, लेकिन उनके पास इस आवाज का जवाब भी तो नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि उन लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए थे और वे लोग भी अंदर ही अंदर डर गए थे। नीलेश ने गंभीरता से कहा, आखिर ये आवाज क्यों आती है, पता तो लगाना चाहिए ना। हमने एक दूसरे की शक्लें देखी, हवा में हल्की सी ठंडक थी और उस वीरान घर की ओर देखते ही जैसे रीढ़ में कुछ सरक गया। बात फिर से उस आवाज पर आ गई। वरुण ने कहा,
कुछ नहीं, शायद किसी जानवर की आवाज रही होगी। गांवों में ऐसा होता है। नीलेश ने विरोध किया। नहीं यार, ये औरत की पुकार थी और याद है, बचपन में भी लोग कहते थे उस घर में कुछ गड़बड़ है। संजय ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी ना इतना पढ़ लिख कर भी भूत प्रेत की बात करते हो। अमन ने मस्ती में कहा, अच्छा चलो अब उस घर में देखते हैं क्या है। वरुण ने तपाक से जवाब दिया, ठीक है मैं तैयार हूं, पर तुम सब भी चलोगे? सबने ठहाका मारा। नीलेश ने चौकन्नी निगाहों से नीचे घर में देखा। सब तरफ सन्नाटा था, छाया था, सब सो चुके थे। हम लोग दबे पांव धीरे धीरे उतरे। अभी मोबाइल भी ऑफ कर रखा था। हमने आपस में सलाह कर ली थी कि उस घर के पास पहुंचते ही मोबाइल जलाएंगे, जिससे किसी को पता न चले। हम सब घर के अंदर घुसे। घर की हालत बदतर थी। दीवारों से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और दराजों में पीपल नीम के पौधे उगे थे, जो झाड़ झंकार के रूप में लटक रहे थे। चारों तरफ जाले लटके हुए थे। कुछ पेड़ इतने बड़े हो गए थे कि उनकी चौड़ी चौड़ी पत्तियों आसपास की घास में मिलकर घर को अंधेरा कर रहे थे। छत से झाड़ झंखाड़ लटक रही थी और बीच आंगन में वो पुराना कुआं था जो बंद सा दिखता था। जैसे ही हम अंदर घुसे, दरवाजा खुद ब खुद छर्रर की आवाज के साथ बंद हो गया। हम सब ठिठक गए। फिर अचानक आंगन के बीच से एक परछाई निकली, जो एक औरत की थी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, वीरान आंखें थीं, चेहरा सख्त था और आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने बस इतना कहा, तुम सबको इसी कुएं में होना चाहिए। अब तुम लोग भी इसी कुएं में डूबने के लिए आओगे। ऐसा कहकर वो सबके सामने कुएं में छपाक से कूद गई। हम सभी चीखते हुए वहां से भागे। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भागते हुए हम सबको साफ साफ महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है, जैसे कोई लंबी लंबी सांस खींच रहा हो। दादी का क्रियाकर्म हो चुका था। घर में फिर से थोड़ी हलचल लौटने लगी थी। मैं, नीलेश, वरुण, संजय और अमन, पांचों भाई दोपहर के बाद छत पर बैठे थे। इसीलिए हमने खूब ढेर सारी बातें की थी। इन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? उन्होंने खुलकर बताया था, नीलेश शादी करने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया है। वो भी गांव देखने के लिए आना चाहती थी, लेकिन नीलेश ने दादी की मौत पर उसे लाना सही नहीं समझा। नीलेश बोला, अच्छा रहा यार जो मैं उसे नहीं लाया, वरना वो भी यहाँ आकर आफत में फंस जाती और ऊपर से मेरी आफत करती। सो अलग कि अब वापस लेकर चलो। संजय, वरुण और अमन ने भी अपनी घरेलू बातें, अपने कॉलेज की बातें बताईं। हम लोग खूब हंसे। कभी बचपन में हम लोग यहाँ साथ साथ रहे थे। तब हम इतने छोटे थे कि उस समय की बातों का हमें होश भी नहीं था, और तब हम लोगों की पढ़ने लिखने वाली उम्र भी नहीं थी। उसके बाद सब लोग शहर चले गए। ताऊ और चाचा की जहां जॉब थी, उन्होंने वहीं रहना ठीक समझा और ये घर छूट गया। इतने अरसे के बाद तो दादी की मौत पर इकट्ठे हुए थे। मौसम कुछ कुछ सुहाना था। वही गांव की हवा ताजगी दे रही थी, जिसमें मिट्टी, धूप और शांति की मिलीजुली महक होती है। नीलेश बोला, कितने साल हो गए यार, न नदी में नहाना हुआ, न जंगल की तरफ घूमने जाना। चलो आज चलते हैं। सभी तैयार हो गए। हम लोग बैग में बिस्कुट, पानी और मोबाइल रखकर निकल पड़े। कोई विशेष योजना नहीं थी, बस गांव के बाहर फैले उस पुराने जंगल और नदी तक पहुंचना था, जहां हम बचपन में तैरते, तितलियां पकड़ते और एक दूसरे को डराते थे। जब हम गांव से बाहर निकले, रास्ते में कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने टोक दिया, बेटा उधर मत जाना, आजकल कुछ जंगली जानवर आ गए हैं। उधर कई बार लोगों पर हमला भी कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ ऊपरी हवा का भी चक्कर है। वरुण ने हंसकर जवाब दिया, बाबा हम शहर वाले हैं, हम नहीं डरते अब इन बातों से। इस बात पर बुजुर्ग कुछ छिड़ गए और अपने साथियों से कहने लगे, इन शहर वाले बच्चों का यही तो हाल होता है। अपनी हेकड़ी में रहते हैं तो दूसरे की बात ही नहीं सुनते हैं, और फिर जब नुकसान कर बैठते हैं तो पछताने से कोई फायदा नहीं मिलता। खैर, जो तुम्हारे लोगों की मर्जी है वो करो। हमें बताना था तो बता दिया। मैं जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन भीतर कुछ चुभा कि अभी अभी हम लोग इस कुएं वाले डर को झेल चुके थे, लेकिन फिर भी दूसरों की बात नहीं मानते हैं। यही तो इंसानी आदत होती है कि जिस चीज के लिए मना करो वही काम करने को उतावला रहता है। एक बात हम लोग बराबर नोटिस कर रहे थे कि घर से चलते समय ही हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम 5 लोग नहीं बल्कि 6 लोग चल रहे हैं। नीलेश ने मुझसे कहा, यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ साथ ही कोई चल रहा है। इस बात पर चौंक कर अमन और वरुण बोल पड़े,
यार, हम तो कहने वाले थे, लेकिन चुप रहे कि कहीं तुम हमें बेवकूफ ना समझो। ऐसा ही मुझे फील हो रहा है कि हमारे साथ साथ कोई और भी चल रहा है। इनफैक्ट यार, हमें उसकी सांसों की भी आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन कमाल की बात थी कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। जब कोई दिख ही नहीं रहा था तो इस बात को किसी ने भी तूल नहीं दिया। करीब 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम नदी के किनारे पहुंचे। नदी बहुत साफ थी, लेकिन उसके पीछे फैला जंगल कुछ गहरा और खामोश लगा। हम सब पानी में पैर डालकर बैठे थे। तभी नीलेश को कुछ आहट लगी। वो बोला, यार मैं अभी आता हूं, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, देखता हूं क्या है। उसने सिर घुमाकर जवाब दिया, बस अभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी है, जैसे कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा हो। वरुण ने मजाक उड़ाया, पिछली वाली गर्लफ्रेंड की आत्मा होगी। हम सब हंस पड़े, लेकिन नीलेश नहीं हंसा। उसका चेहरा कुछ गंभीर हो गया था। फिर वो चुपचाप पेड़ों की ओर बढ़ने लगा। मैंने पुकारा, अबे अकेले कहाँ जा रहा है? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसके कानों में जैसे कुछ और ही गूंज रहा था। तब हमें क्या पता था कि वो हम लोगों से बिल्कुल दूर जा रहा है और एक बड़े खतरे में फंसने वाला है। हम सब लोग बातों में लगे रहे। जब काफी देर हो गई तब भी वो वापस नहीं लौटा तो मैंने उसे आवाज दी, नीलेश कहाँ चला गया बे? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया और उसका कहीं अता पता भी नहीं चला। करीब 20 मिनट बाद हमें चिंता हुई। नीलेश अब तक नहीं लौटा था। मैं, वरुण और संजय उठे और पेड़ों की ओर बढ़े। अमन को सामान के पास छोड़ा। जैसे जैसे जंगल में घुसे, हवा भारी लगने लगी। सन्नाटे की वजह से हर कदम पर पत्ते कुछ ज्यादा खड़कते, हर शाखा कुछ ज्यादा झुकती मालूम पड़ती। फिर एक जगह हमें नीलेश का मोबाइल पड़ा मिला। स्क्रीन टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जोर से पटका हो। हम चिल्लाए, नीलेश नीलेश, लेकिन जवाब नहीं आया। उस शाम हम 3 घंटे उसे ढूंढते रहे, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक घनी झाड़ियां से गुजरे तो अमन, वरुण एक साथ चिल्ला पड़े, वो देखो नीलेश वहां है। मैंने चौंक कर देखा। नीलेश पेड़ पर उल्टा लटक रहा था। वो बुरी तरह से जंगली बेलों से उलझा हुआ था। हम लोगों ने उसे सावधानी से नीचे उतारा। वो कीचड़ में लथपथ था, पैर कटे हुए, फटे हुए थे, कपड़े भी फटे हुए थे और आंखें सूनी सूनी थीं। हम उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। वो होश में तो आ गया, लेकिन अपने आपे में नहीं था। वो पता नहीं क्या क्या बक रहा था। हम लोग उसे सहारा देकर वापस लाने लगे। रास्ते में भी उससे बोलने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। बस अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा था जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। हम सब लोग घर पहुंचे तो नीलेश की हालत देखते ही कोहराम मच गया। इतनी देर में खाने पीने का कुछ प्रोग्राम हुआ था तो हम लोगों को ढूंढा गया था। अब बस हमारा ही इंतजार हो रहा था। हमारे ऊपर सवालों की बौछार पड़ने लगी। इतनी देर कहाँ रहे, कहाँ चले गए थे? और जब हमने पूरा किस्सा सुनाया तो हमारे ऊपर फटकार पड़ने लगी कि उसे जगह क्यों गए थे जब लोगों ने जाने से मना किया था। ताई और ताऊ का तो चिंता के मारे बुरा हाल था। ताई ने नीलेश के सिर को सहलाते हुए बड़ी फिक्र से पूछा, बेटा कहाँ था तू, क्या हुआ? तो नीलेश जवाब में बस अपने आप में ही बड़बड़ाया, वो मुझे बुला रही थी, वो जानती थी मेरा नाम, और वो कुएं से बाहर निकलकर मेरे पीछे पीछे आई थी। हम सब सन्न रह गए। मैंने पास जाकर उसका कंधा पकड़ा और पूछा, कौन बुला रहा था बे, कौन? नीलेश ने मेरी तरफ देखा, फिर खौफ के साथ बोला। उसने कहा, तुम सब लौटो, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं ले चलूंगी जहां सूरज भी नहीं आता। उस दिन से नीलेश बदल गया। वो अब अकेले नहीं सोता था। रात को नींद में चिल्लाता, मत खींचो मुझे, अभी मैं मरा नहीं हूं। वो पानी से भी डरने लगा था और नहाने के नाम पर कांपने लगता था। एक बार मैंने देखा वो बाथरूम में एक बाल्टी के पानी में घंटों ताकता रहा, जैसे उसमें कुछ देख रहा हो। मैंने उसके पास जाकर प्यार से पूछा, क्या देख रहा है नीलेश? उसने धीमे से जवाब दिया, मुझे उसकी आंखें दिखाई देती हैं, वो मुझे घूर रही हैं। ताऊ ने गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से इस बात की चर्चा की तो उन्होंने एक ओंझा का पता बताया और कहा, वो सारी बातें बता देगा कि इसे कौन परेशान कर रहा है और अब करना क्या है। ताऊ ओंझा के पास गए। नीलेश को देखते ही उसने कहा, इसके ऊपर एक आत्मा का बहुत तगड़ा असर हो गया है। इसे साथ जाने का बुलावा आया था, लेकिन ये बच निकला। अब आत्मा नाराज है। ये जितना डरता रहेगा उतना सताया जाएगा। मैंने घबरा कर पूछा, तो क्या इसका कोई इलाज है?
इसके बारे में सुनते ही ओझा ने विचार करके कहा, अगर बाकी भाइयों को बचाना है तो उस कुएं की सच्चाई जाननी होगी और आत्मा से सामना करके उसे शांत करना होगा, वरना वो सबकी जान ले लेगी। फिलहाल मैं उससे बचने के लिए एक ताबीज दे देता हूं, लेकिन ऐसे परमानेंट ठीक करने के लिए बड़े तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी। मैं उनका पता लगाकर आपको बता दूंगा। उस रात मैं नीलेश के पास बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, पर उसे नींद नहीं आई थी। उसका मूड आज कुछ अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि अभी शायद ये कुछ बता सके। मैंने पूछा, भाई सच सच बता, वहां जंगल में क्या देखा था? नीलेश चुप रहा। वो कुछ सोचने लगा, शायद याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो कांपती हुई आवाज में बोला, वो किसी और की नहीं, हमारे ही घर की औरत की आत्मा थी। वो दादी के समय की बात है। शायद ये वही हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि कुएं में डूबकर उसकी मौत हुई थी। अभी तक जिसके बारे में सुनते चले आते, आज वो बात सच साबित हो रही थी। मेरे मन में डर की एक लहर सी दौड़ गई और मैंने पूछा, तो उसने क्या कहा? नीलेश ने बताया, वो कह रही थी, मैं मर चुकी हूं। जैसे मुझे मार डाला गया वैसे ही तुम लोग भी मरोगे। अब जिंदा तुम लोगों को भी नहीं रहने दूंगी। ये बात मैंने ताऊ और ताई को बता दी तो वे दोनों लोग बहुत डर गए और ओझा से बड़े तांत्रिक का पता पूछने पहुंच गए। जब लौट कर आए तो बहुत उदास थे। कहने वालों की तांत्रिक नहीं मिले, वो कहीं गए हुए हैं। तब तक किसी और पंडित से पूजा पाठ करवा लेते हैं। कम से कम बाकी लोगों की तो जान बची रहेगी। जिस किसी आत्मा का साया है वो जान लेने को उतारू है। इसके बाद ओझा गुणियां लाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन नीलेश को कोई फायदा नहीं हुआ। फिलहाल वो जिंदा है, पर अब अकेले नहीं रहता। अंधेरे से डरता है। कभी कभी मुझे बताता है, भैया वो मुझे सपनों में दिखती हैं और डराती रहती हैं। अभी नीलेश की हालत को अभी कुछ दिन ही हुए थे और सब घर वाले ये मानने को मजबूर हो चुके थे कि वो सिर्फ गुम नहीं हुआ था, बल्कि किसी के बुलावे पर गया था। इन्हीं दिनों में दादी की 13वीं का दिन आ गया। पंडित जी ने सामान की लंबी सूची पकड़ा दी थी। घी, काजू, बोरियां भरकर आटा, देसी चावल, पत्तल, इत्र, सफेद कपड़े और बहुत कुछ बताया। हम आपस में तय कर रहे थे कि शहर जाकर सामान कौन लाएगा, कि वरुण खुद ही आगे आया। मैं चला जाता हूं, वैसे भी दिमाग को थोड़ी हवा लग जाएगी। मैंने कहा, यार नीलेश वाली बात के बाद तू अकेले जाएगा? रुक जा, मैं चलता हूं साथ। वरुण हंसा, डर गया क्या अब तू भी? अरे कुछ नहीं होता, वो सब नीलेश के दिमाग का फितूर है। वरुण सुबह 10 बजे बाइक लेकर निकल पड़ा। बाइक स्टार्ट करते वक्त पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखकर बोला, घंटे भर में लौट आता हूं, और हाँ, चाय तैयार रखना, समोसे लेकर आऊंगा। मैं हंस पड़ा, लेकिन फिर भी उस जाते हुए चेहरे को देर तक देखता रहा। जाने क्यों उस दिन उसका जाना हमेशा के लिए जाना जैसा लग रहा था। करीब दोपहर 12 बजे तक वो नहीं लौटा। फिर 1 बजा, फिर 2 भी बज गए, तब भी वो नहीं आया। फिर अचानक मेरे फोन पर कॉल आया। हेलो, क्या आप वरुण के रिश्तेदार हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें जिला अस्पताल लाया गया है, उनकी हालत गंभीर है। ये खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। सब लोग रोने धोने लगे। हम सब दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। वरुण को आईसीयू में शिफ्ट किया जा चुका था। सिर पर गंभीर चोट थी, पैर टूटा हुआ था और शरीर का आधा हिस्सा जले जैसा लग रहा था। डॉक्टर ने कहा उसे गहरी चोट लगी है और शायद वो कुछ दिनों तक होश में न आए। फिलहाल हम इसे कोमा मान रहे हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर हुआ क्या था इसका पता लगाने के लिए मैंने एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचकर पूछताछ की तो बड़ी चौंकाने वाली बातें पता चली। हमने उससे पूछताछ की और एक्सीडेंट की वजह भी पता चल गई। ये भी बाई चांस एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि करवाया गया था। वरुण के साथ हुए एक्सीडेंट वाली जगह पर एक चाय वाला बैठता है। उसने वो एक्सीडेंट देखा था। उसने कहा, साहब सड़क बिल्कुल खाली थी, वो बाइक चला रहा था। फिर अचानक उसने खुद ब्रेक मारे और गिर पड़ा, जैसे किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पूछा, क्या सामने कोई था? उसने डरते हुए कहा, हाँ, एक औरत थी, उसके सिर पर सफेद चुनरी थी, पांव नहीं दिख रहे थे, वो सड़क के बीच खड़ी थी। लेकिन जब हम दौड़े तो वहां कोई नहीं था। मैं सब समझ गया। ये कुएं वाली आत्मा का काम था। मैं फिर वरुण के पास पहुंचा। वरुण की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसे पूरा होश नहीं आया था। फिर रात में वरुण को कुछ होश आया। मैं उसके पास गया, उसका हाथ थामा। भाई, मैं आ गया हूं, सब ठीक है, तुझे कुछ नहीं होगा। उसकी आंखें खुली, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था।
बल्कि वो दीवार की तरफ देख रहा था। उसकी ये हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। इतने दिनों से मैं उससे बात कर रहा था, उसके साथ रह रहा था, घूम फिर रहा था। इतना हंसमुख जिंदा दिल इंसान अब ऐसी हालत में पड़ा हुआ था, और वो भी बेकसूर था। उसका कसूर भी क्या था? वो बहुत धीमे से फुसफुसाया, वो कुएं वाली आत्मा कह रही हैं, तुमको मेरे यहां आना ही होगा। अब तुम भी हम लोगों के साथ रहोगे। जब तुमने हमें जिंदा नहीं रहने दिया तो तुम कैसे जिंदा रह सकते हो? उस रात मैं अकेला आईसीयू के बाहर ही बैठा था। करीब 2 बजे नर्स दौड़ती हुई आई। जल्दी आइए, वरुण फिर से कुछ बोल रहा है। मैं दौड़ कर गया। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी, आंखें खुली हुई, मगर शरीर हिल नहीं रहा था। वो कह रहा था। उसने मेरे कान में फूंक मारी थी और बोली थी, अब तुम कुछ सुन नहीं पाओगे, सिर्फ चीखोगे। डॉक्टर ने सुबह बताया उसके दिमाग में कोई न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, जो आमतौर पर बुरे सपनों या में होती हैं। लेकिन दिमागी जांच रिपोर्ट कुछ एबनॉर्मल तरंगें दिखा रही हैं, जैसे दिमाग के किसी हिस्से पर दबाव हो जो आम चोट से नहीं होता। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ चुका था कि यह सिर्फ मेडिकल केस नहीं है। ये उस औरत का दूसरा वार था, दादी की 13वीं के दिन, जहां सारे घर वाले शांति की कामना कर रहे थे। मैं, अमन और संजय अस्पताल में बैठकर सिर्फ यही सोच रहे थे, आखिर उस औरत को क्या चाहिए? कौन है वो? और क्यों एक एक करके हमारे करीबियों को अपना निशाना बना रही है? वरुण अब भी आईसीयू में है। कभी आंख खोलता है, कभी बंद करता है, लेकिन एक बात हमेशा दोहराता है। वो कहती हैं, अब तुम लोग नहीं बचोगे। वरुण मौत के दरवाजे से लौट आया है, लेकिन वो अब भी ठीक नहीं हुआ है। नीलेश अब वरुण से बात नहीं करता। वो खुद पागलों जैसी हरकतें करता है। उसकी आंखों में वही खौफ है जो मैंने जंगल में देखा था। अब बचते हैं मैं, संजय और अमन। ये 3 लोग बचते हैं। इनमें से अब किसका नंबर आने वाला है ये नहीं पता है। बस धड़कते हुए दिल से इंतजार है कि अगला कौन है। दादी की 13वीं के बाद घर में थोड़ी राहत भरी शांति थी, लेकिन यह शांति थोपी हुई थी, जैसे कोई भयानक तूफान के आने के पहले की हो। वरुण अब भी अस्पताल में था। नीलेश अब कम ही बोलता था, और मैं बस हर पल इस पहेली को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी एक रात सब कुछ फिर बदल गया। इस बार संजय की बारी थी। उस रात हम चारों भाई खुले आंगन में चारपाई डालकर लेटे थे। बिजली गुल थी। मैं मोबाइल की लाइट में किताब पढ़ रहा था। नीलेश चुपचाप लेटा था। अमन खर्राटे मार रहा था। संजय करवटें बदल रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है संजय, नींद नहीं आ रही? वो बोला, नींद आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं उसकी बात सुनकर डर गया और मैंने उससे पूछा, कौन दिख रहा है? उसने अंधेरे में देखने की कोशिश करते हुए कहा, पता नहीं, कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है। अंधेरा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आंगन की दीवार के पीछे कोई औरत है। वो सफेद साड़ी में है, उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं और वो मुस्कुरा रही हैं। मैंने तुरंत मोबाइल की टॉर्च दीवार पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी ये कंडीशन देखकर मैं डर गया। मैंने उसे झकझोरा और कहा, क्या देख रहा है? उधर से अपना ध्यान हटा और सोने की कोशिश कर। फिर उसे समझाया, तू थक गया है, इसलिए दिमाग उल्टा सीधा सोच रहा है। पर उसका चेहरा बदल चुका था। वो लगातार उसी तरफ देखे जा रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत से नजरें हटा नहीं पा रहा हो। उस रात करीब 3 बजे संजय जोर से चीखा, वो बुला रही हैं, उसने दरवाजा खोल दिया है। हम सब उठ गए। वो पसीने में लथपथ था। आंखें खोली, लेकिन जैसे देख नहीं रहा था, बल्कि याद कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? जवाब में संजय ने मुझे बताया, मैं पुराने घर में था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा अभी है। घर नया और बहुत सुंदर है, जैसे किसी खुशहाल परिवार का सपना होता है। दीवारें साफ सुथरी हैं, दरवाजे लकड़ी के हैं, खिड़कियों पर झूलते सुंदर पर्दे हैं। वहां एक औरत है जो वही कुएं वाली है, मगर वो सफेद साड़ी में नहीं है, वो रंगीन साड़ी में है। वो माँ जैसी लग रही है। उसने मुझे पुकारा, आ जाओ बेटा, खाना खा लो, तुम तो भूखे हो ना। मैं उसके साथ अंदर गया। वहां एक बच्चा खेल रहा था, शायद 7-8 साल का होगा, और एक आदमी भी है जो कोई कहानी सुना रहा था। मैं वहीं बैठ गया। उस औरत ने मुझे गरम गरम पूड़ियां दी, हलवा परोसा और पानी लाकर खुद अपने हाथों से पिलाया। फिर वो बोली, अब तुम यही रहो, बाहर मत जाना। मैंने उस औरत से पूछा, पर बाकी सब कहाँ हैं?
उसने बस मुस्कुराकर कहा, अब कोई बाकी नहीं है। लेकिन मैं वहां से वापस आने लगा। बस तभी वो नाराज हो गई और तभी सब कुछ बदल गया। पूड़ियां राख में बदल गई, हलवे की जगह सूखे पत्ते उड़ने लगे। बच्चे की हंसी अचानक चीख में बदली और उस औरत की आंखें लाल हो गईं। उसके लंबे लंबे नाखून हो गए, चेहरा भयानक हो गया। वो मुझे मारने के लिए दौड़ी। वो कह रही हैं, अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें भी यही रहना होगा। हम सब लोगों ने उसे समझाया और उसके पास ही बैठे रहे, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। आखिरकार हम सब लोग थक गए और 3 बजे के लगभग सभी लोग सो गए। पता नहीं सभी लोगों को क्या हुआ, इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक कोई नहीं जागा था। सुबह सूरज चढ़ चुका था, फिर सब लोग जगे। लेकिन ये देखकर हम चौंक पड़े कि संजय हमारी चारपाई पर नहीं था। इतने लोगों के बीच से वो गायब हो गया था और हम उसकी रखवाली ही करते रह गए। हम सब घबरा गए, पूरे घर में ढूंढा, कमरे, छत, गली, वो कहीं नहीं मिला। अब तो उसकी खबर चारों तरफ हो गई। संजय के गायब होने की बात सुनकर गांव वाले लोग भी आ गए और उसको ढूंढने में मदद करने लगे। तभी उधर से एक आदमी आया और बोला, पुराने मकान की तरफ कोई कपड़ा सा पड़ा हुआ दिख रहा है। ये सुराग मिलते ही हम सब लोग उधर ही दौड़कर गए। सबसे पहले अमन की नजर उस पर पड़ी और वो चिल्लाया, शिखर, सच में पुराने घर में कोई चीज पड़ी दिख रही है। हम लोग दौड़े, पुराने खंडहर जैसे मकान के अंदर जाकर देखा कि संजय वहां बेहोश पड़ा था। मिट्टी, धूल, जाले और झाड़ झंकार के बीच में हमारा भाई औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसका चेहरा बुझा हुआ था, बाल उलझे हुए थे और आंखें खुली पर खाली वीरान सी थी। जब उसे होश आया तो उसने किसी को नहीं पहचाना। माँ उसे गले लगाने आई तो उसने उसे झटक दिया। मैंने पास जाकर कहा, संजय, मुझे पहचानता है? उसने मेरी आंखों में देखा, फिर बोला, तू मुझे वापस क्यों लाया? वो कहती हैं सब यही रहेंगे, वो तो मुझे हलवा भी देती हैं। तू क्यों लाया मुझे, बोल। वो एकदम से मुझ पर टूट पड़ा, मार पिटाई करने लगा और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे अपने आप को छुड़ाया। सब लोगों ने बीच बचाव किया। फिर पापा ने तुरंत ही डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने संजय की हालत देखी तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी ही देर में वो सो गया। फिर चाचा एक झाड़ फूंक करने वाले को लेकर आए। उसके उन्होंने माथे पर तिलक लगाया, कुछ मंत्र पढ़े, फिर गंभीरता से बोले, ये कोई आम भटकती आत्मा नहीं है, ये बदला लेना चाहती हैं और इसको मारकर अपने परिवार में शामिल करना चाहती हैं, और ये लड़का अब उसका परिवार बनने वाला है। बस जितना मेरे बस में था वो मैंने कर दिया, अब आगे आप किसी और को देखिए। इतना कहकर वो चला गया। संजय अब दिन भर खुद से बातें करता है। रात में जब सब सोते हैं वो बैठकर मुस्कुराता है और अचानक गुनगुनाने लगता है। अगर कोई टोक दे तो उसको मारने पीटने लगता है, इसलिए सब उससे डरते हैं। हमें समझ नहीं आता अगला नंबर किसका है। अब मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या ये औरत सिर्फ बदला ले रही है या फिर वो सच में कभी घर चाहती थी और अब वो हमसे उसे छीन रही है। दादी की 13वीं बीत चुकी थी। वरुण अब भी कोमा में था। संजय पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था और नीलेश अब भी उस रात के बाद कम ही बोलता था। पर इन सब के बीच एकमात्र राहत की बात यह थी कि अमन की शादी पक्की हो गई थी। चाचा ने कहा कि अभी दादी की जब बरसी हो जाएगी, 1 साल पूरा हो जाएगा, तभी शादी करेंगे। लेकिन लड़की वालों ने कहा कि ऐसा करो, आप एंगेजमेंट कर लो और शादी बरसी के बाद कर लेना। इस बात पर चाचा राजी हो गए, लेकिन वो इतना डरे हुए थे जिन्होंने कहा, यहां से हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी फैमिली लेकर जा रहे हैं। दिल्ली से ही सारा प्रोग्राम होगा, जिसे पहुंचना होगा उसको इनवाइट कर दिया जाएगा। सब दिल्ली में पहुंच जाएंगे। इस बात पर मोहर लगाकर बात पक्की कर दी गई। फिर उसके बाद घर वापस जाने की तैयारी होने लगी। गांव में सबसे छोटे चाचा ने आकर कहा कि आप एंगेजमेंट ही से कर लो। अगर मुसीबत की और ऊपरी हवा की रही तो बहुत वहां जाकर भी नहीं रुकेगी। आत्मा के लिए कोई दूरी नहीं होती, वो हर जगह जा सकती हैं और हर जगह परेशान कर सकती हैं। यहां पर रहकर शायद गांव वाले तुम्हें कुछ सुझाव भी दे सके, लेकिन वहां कोई बताने वाला भी नहीं होगा। ये बात चाचा की समझ में आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर एंगेजमेंट का प्रोग्राम गांव से ही तय हुआ। घर में हल्की हल्की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रिश्तेदार आने लगे थे। मम्मी पहली बार थोड़ा मुस्कुरा रही थी। लग रहा था जैसे अंधेरे में एक दिया टिमटिमा रहा हो। अमन की मंगेतर प्रियाशी बहुत ही सुंदर,
पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। दोनों की बातचीत फोन पर दिन भर चलती रहती थी। अमन अब भी वही था, हंसमुख, मजाकिया, सबसे मिलने जुलने वाला। लेकिन अब शायद अमन ही उस औरत के और उस श्रापित कुएं के सबसे करीब था, और उसे खुद भी इसका अंदाजा नहीं था। एंगेजमेंट की डेट आ पहुंची। खरीदारी, कपड़े, सजावट, हर काम होने लगा। पूरे गांव में चहल पहल थी। एंगेजमेंट का हॉल जगमगा रहा था। अमन तैयार होकर आया। सभी रिश्तेदारों ने उसके कपड़ों की खूब तारीफ की। मैंने हंसकर कहा, देख ले अमन, अब तेरी आजादी खत्म होने वाली है। वो हंसकर बोला, भाई अब तुझे भी जल्दी फंसाऊंगा। संजय एक कोने में किसी बुत की तरह बैठा था और धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा था। नया घर बन गया, नया दूल्हा आया, अब ये तो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया। अमन जैसे ही स्टेज के पास पहुंचा, तभी एक अजीब सी सर्द हवा चली, बिजली चली गई और अमन वहीं पर जैसे जाम होकर रह गया। अमन ने अपना सिर पकड़ लिया। कुआं, मुझे कुआं बुला रहा है। सबने सोचा शायद घबराहट में कुछ बोल गया, लेकिन वो जोर से चिल्लाया, वो कह रही हैं, मेरे घर का सत्यानाश करके तू अपना घर कैसे बसा सकता है? तू दूल्हा कैसे बन सकता है? जब मेरे घर में सबकी जिंदगी छीन ली गई, हम सब सन्न रह गए। मम्मी ने आगे बढ़कर जल्दी से अमन को पकड़ा और धीरे धीरे उसे हिलाती हुई होश में लाने की कोशिश करने लगी और बोली, क्या बकवास कर रहा है अमन? अमन अब जमीन पर बैठ गया था। उसने अपने जूते निकालकर फेंक दिए और कपड़े फाड़ने लगा। अब वो बहुत जोर जोर से चिल्ला भी रहा था, वो कुएं में हैं, वो मुझे देख रही हैं, वो मुझे बुला रही हैं, बुला रही हैं, मैं जा रहा हूं। वो वहां से भागने लगा तो मैंने उसे पकड़ा तो उसने मुझसे अपनी बाजू छुटाकर मुझे ऐसे झटका कि मैं उछलकर अलग जा गिरा। तो फिर कई लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े। बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया जा सका। चाचा ने फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया और बोला, देखिए ऐसा है, मैं इंजेक्शन तो लगा देता हूं, थोड़ी देर के लिए सो जाएगा, लेकिन आप अपने घर में सभी को दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए। प्रियाशी के घर वाले हैं। नाटक देखकर हैरान रह गए। उन्होंने प्रियाशी से कहा, इसको जरूर ही दौरे पड़ते हैं। चलो अच्छा हुआ हम लोगों के सामने इसकी हकीकत आ गई, वरना ये चीज देखने में आती नहीं है, बात पता चलता ही नहीं है। प्रियाशी ने इस बात का विरोध किया, लेकिन उसके घर वालों ने नहीं माना और उन्होंने कहा, चुपचाप घर चलो। जो खर्च होना था हुआ, लेकिन समय रहते पता चल गया, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। हमारे साथ धोखा हो रहा था। वो सभी लोग प्रियाशी को जबरदस्ती लेकर वापस चले गए। अब अमन की यह शादी टूट गई थी। मैंने उसे शांत कराया और धीरे धीरे वो बेसुध हो गया। अमन की यह हालत देखकर प्रियाशी के घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कहा, इस लड़के पर या तो कुछ साया है या फिर कोई बीमारी है। और वाकई अमन अब बदल चुका था। वो रात रात भर खिड़की से कुएं की तरफ देखता। किसी ने उसे कई बार कुएं से बातें करते देखा। एक बार उसने खुद कहा, वो चाहती हैं कि मैं उसके घर रहूं, मुझे भी वहीं अच्छा लगता है। इस बीच में सबको ठीक करवाने के सब प्रयास कर लिए गए। सबका यही कहना था कि ये आत्मा उसी कुएं से जुड़ी है। उसे किसी ने धोखा देकर मार दिया था। उसी कुएं में उसे धक्का दे दिया गया। वो आज भी अपने कातिल की तलाश में है। जो कोई भी उसके साथ मजाक करता है, वो उसे पकड़ लेती हैं और तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो अपनी सारी तकलीफ उसके दिमाग में नहीं भर देती। उसे पागल करके छोड़ती हैं। अब जब मैं रात को छत पर लेटा होता हूं, मुझे चारों तरफ वही आवाजें सुनाई देती हैं। नीलेश अब भी चुप हैं। वरुण को होश नहीं। संजय दीवार से बातें करता है और अमन कुएं को तकता है। शायद हम सब ने उस औरत की आत्मा को छेड़ा था, तभी उसने सबको अपना शिकार बनाया। पर मैं अब जानता हूं, जवाब सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, और वो जगह है वो कुआं। वो कुआं जिसमें सिर्फ पानी, कूड़ा करकट और मिट्टी धूल ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे राज भी हैं। अब उसका अगला शिकार मैं हूं। अगला नंबर मेरा है। मुझे पता है, चाहे मैं यहां रहूं, चाहे कहीं भी चला जाऊं, लेकिन उसके चंगुल से नहीं बचूंगा। लेकिन कुछ तो हैं जो उसे कुएं से जुड़ा हुआ है। नहीं तो क्या आज तक गांव भर में किसी ने उसे तरफ झांका नहीं होगा, या कोई बच्चा वहां धोखे से गया नहीं होगा, लेकिन उसका कोई शिकार आज तक क्यों नहीं हुआ? केवल मेरे ही परिवार के लोग शिकार क्यों बने हैं, और वो भी इतने सालों बाद? जब सब यहां जमा हुए तो मेरे पूरे परिवार पर ही ये कहर क्यों टूटा? कुछ ना कुछ तो छिपा हुआ है जिसका जवाब मुझे तलाशना है। वो ऐसा क्यों बताती हैं कि मुझे मार डाला गया? आखिर कौन थी वो? किन लोगों ने उसे मारा? और अगर मारा भी
तो वो हम लोगों के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? दूसरी बात मुझे ये चुभ रही थी कि अभी तक सबसे बड़े तांत्रिक के पास ताऊ और चाचा क्यों नहीं गए, और किसी के दो दो बेटे अगर ऐसी हालत में पहुंच चुके होते तो अब तक वो क्या से क्या नहीं कर डालता। खुद चाचा जी के दोनों बेटे भी इसके शिकार बन चुके हैं, तब भी वो चुप बैठे हुए हैं। जबकि मेरे पापा रोज कहते हैं कि चलो, वो तांत्रिक जहां भी हैं उन्हें साथ में लेकर आते हैं, लेकिन ये दोनों लोग टाल जाते हैं। मेरे सबसे छोटे चाचा भी जाने को तैयार हुए तो इन लोगों ने रोक भी दिया। ऐसा कौन हो सकता है भला? जब उस ओंझा ने तांत्रिक के बारे में बताया है तो क्या वो अभी तक खाली नहीं हुआ होगा? मैं तो सोचता हूं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन जिसकी औलाद मुसीबत में पड़ी हो तो वो चुप कैसे बैठा रह सकता है? आखिरकार ये लोग ऐसा रवैया क्यों बनाए हुए हैं? ऐसा लगता है जैसे ये लोग किसी बात को छिपा रहे हैं। मैं भी जब पहले दिन उस मकान में पहुंचा था तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था। सब एक दूसरे की ओर देखकर चुप रह गए थे। इससे तो ये मालूम पड़ता है कि जरूर कोई ना कोई बात है जो सब लोग जानते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। यहां तक कि उस राज में ये इतना फंसे हुए हैं कि इस जगह को छोड़कर भी नहीं गए। जबकि पहले दिन से ही ये मुसीबत टूटी तो यहां से सबको चले जाना चाहिए था। चलो मान लिया, दादी की बात थी, लेकिन अब उनकी देर भी हो गई, तब भी यहां सब लोग क्यों टिके हुए हैं? ये सारे कई सवाल थे जिनका जवाब मुझे ढूंढना था और जानना होगा आखिर कौन थी वो औरत और उसके साथ क्या हुआ था। सोचने वाली बात यह थी कि सबसे पहले मैं ही वहां गया था, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ था, केवल मैं ही बचा था। इसका क्या कारण था? अभी तक तो ये मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन अब कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगा कि कुएं में जो भी आत्मा है वो कुछ बताना चाहती हैं, किसी राज को सबके सामने लाना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि मैं उस राज को सबके सामने लाऊं। लेकिन ये सारे लोग जो मेरे भाई थे, वे तो वो उसे आत्मा को ही नहीं मानते थे। इसी बात पर वो उसे नाराज थी, लेकिन मैंने उसको समझा और सच के करीब जाने की भी बात सोच रहा हूं। शायद इसीलिए उसने मुझे छोड़ा है और मैं उसकी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर वो मेरे चारों भाइयों को मारना चाहती तो अब तक मार चुकी होती, उसे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन वो चारों लोग जिंदा हैं तो इसकी भी कोई वजह जरूर है। शायद उनको तकलीफ देकर वो उनके माता पिता को कष्ट देना चाहती हैं। तो क्या इसका राज्य मेरे ताऊ और चाचा के पास है? जो भी हो, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब उसे तांत्रिक को लाऊंगा और उसके द्वारा आत्मा का सच उगलवा कर रहूंगा। जो भी वो आत्मा चाहती है मैं उसकी इच्छा को पूरा करूंगा, तभी वो शांत हो सकती है, वरना मेरे पूरे खानदान को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। अमन पागलपन की हद तक डूब चुका था। नीलेश अब भी बोलता नहीं था। वरुण महीनों से कोमा में पड़ा था और संजय को एक मानसिक संस्था में भर्ती कराया गया था। ये सभी लोग जॉब कर रहे थे और अच्छा खासा कमा रहे थे। मेरे ताऊ और चाचा दोनों ही रिटायरमेंट लेकर बैठे थे। अब उनको भी दिल्ली या चंडीगढ़ जाकर करना भी क्या था? घर में बस सन्नाटा था। मम्मी, चाची और ताई ने लगभग बोलना बंद कर दिया था। पापा की आंखों में अब बस थकावट और दुख ही दिखाई देता था। और मैं अकेला था जो डर और उलझन से भरा हुआ था। मैंने देखा था कि कैसे हम सब पर बर्बादी एक एक करके आई, पर अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, किसका बदला है ये। मैंने हिम्मत जुटाई और घर में बिना किसी की सलाह लिए तांत्रिक की तलाश में जुट गया। पास के एक कस्बे में महेश गिरी बाबा नाम के एक विख्यात तांत्रिक से संपर्क किया। वो मुझे देखते ही बोले, तू तो खुद उसके साथ बंध गया है। तू सबसे पहले उसके पास गया था पुराने मकान में, तूने ही उसे फिर से जगा दिया। अब वहीं तुझसे सब उगलवाना चाहती हैं। मैं कांप गया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। कुएं की आवाज, औरत की परछाई, नीलेश का गायब होना, वरुण का एक्सीडेंट, संजय की अजीब हरकतें, अमन की टूटी शादी और उसका पागलपन। मैंने बाबा को सब कुछ बता डाला। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ तांत्रिक क्रियाएं की और फिर बोले, वो औरत तेरे परिवार की ही है, वो तेरी सौतेली ताई थी। अब तू घर जा, मैं वहीं पर आकर शुद्धिकरण करूंगा और उसकी आत्मा को बुलाऊंगा। मैं देखूंगा कि वहां क्या क्या है, उनकी मुक्ति का उपाय करूंगा। तू अभी चल, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। आज शाम को ही सारा काम करता हूं। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने अपने घर में जाकर बाबा के आने की बात बताई तो घर में एक हल्का फुल्का कोहराम समझ गया। चाचा और ताऊ आकर कहने लगे कि तुम्हें आगे आगे चलने की क्या जरूरत है, तुम कौन से घर के बड़े हो, ये काम हमें देखना चाहिए। तुम इन बातों में ना ही पड़ो तो
तो वही ठीक है। वैसे और कोई समय होता तो मैं इन लोगों के सामने नहीं बोलता, लेकिन आज मैंने उनका कुछ भी लिहाज नहीं किया और मैंने कहा, इतने दिनों से तो आपको ये सब देखना था। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो इन लोगों की ऐसी हालत नहीं होती। अभी भी टाइम है। अगर उसने इनको मौत नहीं दी है तो अभी मौका है। शायद ये लोग ठीक भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों की क्या समस्या है, कौन सी बात को छुपाना चाह रहे हो, लेकिन अपनी चिंता ना करके इन लोगों को देखिए, नहीं तो सिर्फ अपने बारे में सोचिए। अब दोनों बातों में जो भी अच्छी लगे वही कीजिए। इतना कहकर मैं गुस्से में वहां से चला गया। दोपहर के बाद बाबा वहां आ गए। मेरे परिवार में चाचा, ताऊ, पापा सभी लोग आकर इकट्ठे हो गए। घर की औरतें भी आ गईं। बाबा ने उस पुराने मकान में कुएं के पास एक महातांत्रिक यज्ञ रखा। मुझे, मेरे पिता और मां को बुलाया गया, लेकिन बाहर के किसी भी आदमी को आने की इजाजत नहीं दी। रात के पहले पहर में बाबा ने हवन करना शुरू किया। जैसे जैसे उनके मंत्रों की स्पीड बढ़ते जाती थी, वैसे ही आसपास का माहौल भी बदल रहा था। आधे घंटे तक हवन और मंत्र पढ़ने के बाद बाबा जी ने आखिरी आहुति छोड़ी और आत्मा का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में वहां का माहौल खराब होने लगा। हम सब लोगों ने देखा कि वही सफेद साड़ी पहने औरत वहां पर आकर खड़ी हो गई। आज वो भयानक रूप में नहीं थी, बल्कि अपने असली रूप में थी। सब लोग उसे देखकर चौंक गए। मैंने देखा कि चाचा और ताऊ ने उसे देखते ही अपना सर झुका लिया। उनके चेहरे पर डर की छाया थी। बाबा ने उससे पूछा, तुम इन लोगों को क्यों सता रही हो? इन 4 बच्चों को तुमने अधमरी हालत में कर दिया है। वे न जीने के रहे न मरने के। औरत ने मेरे चाचा और ताऊ की ओर इशारा करते बोली, इन लोगों से पूछिए, लेकिन ये नहीं बताएंगे। मैं ही बताती हूं। कभी मेरा भी परिवार था। एक जमाना था जब ये नया नया घर बना था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। मेरे पति इन लोगों के सौतेले भाई थे और पूरी संपत्ति के आधे के हकदार थे। आधे में ये 4 लोग थे। मेरा भी बेटा था जो 4 साल का था। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। एक दिन मेरे पति को जोर का बुखार आ गया और ये दोनों उनकी दवा लेकर आए। उन्होंने दवा खाई और उनकी आंखें उलटने लगी। 2 उल्टियां आई और उनकी मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार करवाकर इन लोगों ने उनका कामकाज भी कर दिया। मैं और मेरा बेटा बचा। मेरी सास मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन फिर एक दिन जब मैं सो रही थी तभी मेरे घर में ये दोनों घुस आए। इन्होंने मेरे सामने मेरे बेटे का गला घोंट दिया और फिर मुझको भी मार दिया। इस कुएं में उन्होंने मुझे मारकर डाल दिया। पूरे गांव में कह दिया कि वो अपने पति के गम में कुएं में कूदकर मर गई हैं। सवेरे हमारी लाशों को निकालकर आग के हवाले कर दिया, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई। इनकी करतूत का पता मेरी सास यानी तुम लोगों की दादी को चल गया था, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वो मुंह खोलती तो पुलिस इन दोनों को जेल में डाल देती, तो इनका ये परिवार भी खत्म हो जाता। लेकिन मैं आत्मा बनकर सबको परेशान करने लगी, इसीलिए उन्होंने एक ओंझा को इतनी बुलाकर मुझे यहीं पर सीमित कर दिया और ये मकान छोड़कर नया मकान बनवा लिया और वहीं पर रहने लगी। हमारे हिस्से का जितना भी खेत और जायदाद थी उसे बेचकर इन दोनों भाइयों ने एक चंडीगढ़ में मकान बनवा लिया, दूसरे ने दिल्ली में बनवा लिया। आज ये लोग जो ऐश कर रहे हैं वो मेरे ही कत्ल करके हासिल किए रुपयों से कर रहे हैं। अब इनसे पूछिए कि मेरे पति को भी इन लोगों ने मारा था या नहीं, क्योंकि मुझे सब पता है। मुझको इसी मकान तक कील दिया गया था। मेरा कोई किसी पर वश नहीं था। मैं इतना ही कर सकती थी कि मैं कुएं पर बैठकर अपनी दुर्दशा पर रोज रोती थी। लेकिन एक दिन ये 5 लोग पुराने मकान में आए और इस तरीके मुझे बांधने वाला या कीलने वाला तंत्र मंत्र टूट गया। उसमें यही था कि कोई बाहरी आदमी का आना जाना नहीं होगा, नहीं तो वो मंत्र टूट जाएगा। अब मैं आजाद थी, कहीं भी आ जा सकती थी। इसलिए मैंने इन लोगों की औलादों से बदला लिया। अगर इन्हें मार देती तो ये एक बार में ही मर जाते। इन्हें महसूस ही नहीं होता कि दुख दर्द क्या होता है। अब इन्हें पल पल की मौत मिलेगी। हम सब लोगों के चेहरे चाचा और ताऊ की तरफ मुड़ गए। दोनों सर झुका हुए बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या ये सच है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, केवल हाँ में सिर हिला दिया। ताऊ तो रोने ही लगे और बोले, ये मेरे पापों का फल है। किसी को बता नहीं सकता कि मैं दिन रात कितना परेशान रहता हूं। हर समय मन में यही आता है कि मेरे किए हुए पापों का फल मेरी औलाद भुगत रही है। चाचा का भी वही हाल था, वो भी रो रहे थे। आत्मा ने ऐसा बदला लिया था जिसका कोई जवाब नहीं था। इन दोनों को एक बार में मौत मिल जाती तो शायद इन्हें आराम मिल जाती,
लेकिन अब इन्हें पल पल की मौत मिल रही थी। और मेरी दादी ने जो खामोशी रखी थी उसका भी दंड उन्हें यही मिला कि उनका कर्म कांड तक शांति से नहीं हो पाया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अपने परिवार का ऐसा काला सच जानकर सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बाबा ने आत्मा से कहा, देखो बेटी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन भगवान ने जिसको जितनी सांसें दी हैं उतना ही वो संसार में जीता है। इनके द्वारा तुम लोगों की हत्या लिखी थी, ये दोषी बन गए हैं, लेकिन तुमको भी इतना हक कुदरत ने नहीं दिया है कि तुम उन चारों निर्दोष बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करो और उन्हें ऐसे सताओ, ऐसे तो तुम्हारी जन्मों जन्मों तक मुक्ति नहीं हुई होगी। दूसरा तरीका यह है कि इनको और बच्चों को माफ करो और तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं कर्मकांड करता हूं, जिससे तुम्हें अगला जीवन मिलेगा। उसमें तुम सुख चैन से रहोगी। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, जो चाहे वही सुन लो। अगर इनको माफ कर दोगी तो ये बच्चे तुमको हमेशा माँ के रूप में पूछते रहेंगे, वरना बुराई का अंजाम तो तुम जानती ही हो। उसने बाबा के सामने सर झुकाया और भरे गले से बोली, मैं उन चारों बच्चों को माफ करती हूँ। अगर मुझे मारना होता तो मैं तुरंत ही उन्हें मार देती। आप मेरा, मेरे बच्चे का और मेरे पति का तर्पण करवाइए, मुझे मुक्ति चाहिए। उसने भरी आंखों से परिवार के सभी सदस्यों को देखा और अपने घर को दे बाबा जी ने मुक्ति मंत्र का पाठ चालू कर दिया। फिर तर्पण के कर्मकांड शुरू कर दिए। रात के तीसरे पहर उस कुएं के चारों ओर 4 दीप जलाए गए। बीच में कुंड बना और बाबा ने कहा, अब तर्पण करो। नाम लो उस ताई का जो बिना अंतिम संस्कार के मर गई। नाम लो उसके पति का जो धोखे में मर गया। नाम लो उस मासूम बच्चे का जो कभी चाचा कहने से पहले कुएं में समा गया। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, तो इसका मतलब यह था जिनका हमने कभी जिक्र भी नहीं किया वो हमारे ही परिवार के हिस्से थे, जो बेकसूर ही मारे गए। बाबा बोले, और तुझ पर हमला नहीं हुआ क्योंकि तेरे पिता ने कभी इस पाप में भाग नहीं लिया था। उन्होंने कभी किसी को मारा नहीं, लूटा नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तू उसी का बेटा है, इसलिए तुझे चेतावनी मिलती रही पर सजा नहीं मिली। हमने सब कुछ किया, चावल, तिल, गाय का दूध, मंत्रोच्चार और वो सारा कर्म जो एक आत्मा की शांति के लिए जरूरी था। फिर बाबा ने एक बात और कही, उस औरत को मरते वक्त तक यही दुख रहा कि कोई उसे मां नहीं कहेगा। वो तो अपने बेटे के लिए लोरी गा रही थी। तुम उसे मां कहो और वचन दो कि उसे सम्मान मिलेगा। मेरे पिता ने हाथ जोड़कर कहा, वो मेरी भाभी थी, लेकिन अब मैं उसे चिता की अग्नि से बहन का दर्जा देता हूं और उसके बेटे को अपने बेटे समान स्वीकार करता हूं। देर से सही, पर अब मैं उसका अपराधी नहीं हूं। उस पल ऐसा लगा जैसे कुएं से आती ठंडी हवा रुक गई है। आसपास की झाड़ियां भी एकदम शांत हो गई हैं। अचानक ही सब सामान्य हो गया। मेरे पिताजी ने उस पुराने मकान और कुएं को साफ करवाकर वहां पर एक स्कूल बनवा दिया। कुछ ही दिनों में चमत्कार जैसे हुआ। एक दिन डॉक्टर का फोन आया, जल्दी से हॉस्पिटल आइए। डॉक्टर के इस प्रकार फोन करने से घर में सभी लोग डर गए कि लगता है वरुण को कुछ हो गया है। लेकिन जब सब लोग मुंह लटकाकर दुखी चेहरे के साथ वहां पहुंचे तो सभी लोग हैरान रह गए। वरुण बेड पर बैठा हुआ था। वरुण कोमा से बाहर आ गया और बिल्कुल नॉर्मल हालत में था। उसको इस तरह से देखकर हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तो दौड़कर उसे गले से लगा लिया। संजय अचानक से ही अपनी नॉर्मल हालत में आ गया। हम लोगों ने उससे कुछ पूछा तो उसे कुछ याद ही नहीं था। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे सोकर उठा हो। वही हाल नीलेश का हुआ। वो अब बिल्कुल होशोहवास में आ गया था और वो अब फिर से फोटोग्राफी करने लगा। अमन भी अब ठीक होकर वापस चला गया है और उसकी सगाई फिर से प्रियाशी से ही तय हो चुकी है। अब वो कुआं स्कूल का एक स्मारक बना दिया गया है। शांति कुंड, जहां हर साल दीपावली पर दिए जलाए जाते हैं। मैं हर साल वहां जाता हूं, एक दीप जलाकर कहता हूं, माफ करना ताई जी, हमने बहुत देर की, लेकिन अब आपकी आत्मा को सच्चा तर्पण मिला है। अभी तक मैंने जितना जाना है वो ये है कि भूत प्रेत नहीं होते, ये तो बस वो आत्माएं होती हैं जिन्हें इंसानों ने भुला दिया होता है। अगर समय पर इंसान अपने कर्म सुधार ले तो शायद कोई आत्मा कभी भटकती ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी
अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले शरीफ हैं सूरत से, पूरणचंद हैं बालोतरा राजस्थान से, संतोष यादव और संजना यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, कोमल सिंह हैं बिहार से, रोबिन लांबा हैं सऊदी अरब से, करण हैं आजमगढ़ से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, मुबारक हैं गोरखपुर से और सबसे लास्ट में स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।